हेलो साथियों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगा। आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के बारे में। एलएसए एग्ज़ाम जो आपका 13 जून का पेपर है उसी के बारे में आज वेटनरी साइंस की महा मैराथन क्लास रहने वाली है, जिसमें अपन 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसी क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। तो तमाम विद्यार्थी आज महा मैराथन क्लास में जुड़ जाए और बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। आज अपन संपूर्ण जितनी भी क्लास हैं उनका आज हम रिविजन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन के अंदर जुड़ जाएंगे, फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी आज की, ठीक है। तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाओ और सेशन को लाइक कर दो। और जो भी नए साथी है हमारे साथ पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आपको हमेशा इसी प्रकार से हम पढ़ाते रहे और मस्ती से पढ़ते रहे आप, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और बेल आइकन ऑन के साथ लाइक के साथ अपनी हाजिरी दे दे पहले ही क्वेश्चंस की ओर। तमाम बच्चे पहले ही क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। बहुत ही शानदार आज की शानदार क्लास रहेगी भाई। तो पहला ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया, तमाम बच्चे देखेंगे। आज अपन 150 क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार। और वेटनरी साइंस के जो पशुपालन के एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस रहेंगे और वो भी बहुत ही शानदार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग आज की क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे कि जंतुओं में पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उनके उपयोग को विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर होता है भाई। जंतुओं का क्या करना है, पालन पोषण करना है, देखभाल करनी है, ब्रीडिंग करनी है और उनका उपयोग के लिए विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर करते हैं, या विज्ञान की मतलब किस प्रकार से किस विज्ञान के अंदर अपन को इसके अंदर मानते हैं पशुओं को। तो जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल, एनिमल हस्बेंड्री क्या मानते हैं? एनिमल हस्बेंड्री जंतुओं का पालन पोषण करना, देखभाल, ब्रीडिंग व उनके उपयोग के लिए विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। बिल्कुल शानदार। आपको साथ साथ में उत्तर भी बता दे रहना है और बहुत ही अच्छा रिवीजन होने वाला आज की क्लास से। तो तमाम विद्यार्थी क्लास में एंड तक बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए तमाम बच्चे कि सर्वाधिक वसा किस पशु के अंदर पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा किस पशु के अंदर रहती है? तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। किसमें सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है? पशुओं के अंदर बताना है, या गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर या बकरी के अंदर? राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भेड़ हो जाएगा। भेड़ के अंदर कितना परसेंट रहता है? 7.90% में सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज रहता है। भैंस के अंदर 7.38% रहता है। बकरी के अंदर कितना रहता है? बकरी के अंदर बताओ। 4.25%। बिल्कुल 4.25% और 4.14% तो गाय के अंदर रहता है। 4.14%, ठीक है, गाय के अंदर। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली आज की। तो अंतिम समय में आज की क्लास जरूर देखना, ताकि आपको एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इसी क्लास से देखने को मिल जाए। कि एफएमडी रोग पशुओं के अंदर किसके द्वारा होता है भाई? एफएमडी रोग जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। एफएमडी रोग किसके द्वारा होता है? विषाणुजनित होता है ना? बिल्कुल विषाणुजनित होता है एफएमडी रोग, जिसे खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं। फुट एंड माउथ डिसीज कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? पिकोरना वायरस होता है। कौन सा वायरस? पिकोरना वायरस होता है एफएमडी। पहले खुर के अंदर हो जाता है और फिर खुर से मुख की ओर फैल जाता है, क्योंकि वो पशु साटता है वो पैर को, और पैर की वजह से वो शरीर के अंदर फैल जाता है। ये विषाणुजनित बीमारी थी, ठीक है, पिकोरना वायरस, खुरपका मुंहपका, एफएमडी कहते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यह भी बेहतर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि थारपारकर नस्ल किसकी है भाई? थारपारकर नस्ल किसकी है? राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। गाय की है। बिल्कुल गाय की है। थारपारकर द्विप्रयोजनी नस्ल है, जिसे द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्ल कहा जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ इनका भी, कि उच्चतम गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल में प्राप्त होती है भाई? उच्चतम गलीचे नामक ऊन जो भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? राइट आंसर बताना है। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। बिल्कुल चौकला हो जाएगी। चौकला के अंदर लगभग 1.5 से 2.5 किलो ऊन प्रति वर्ष में ऊन प्राप्त होती है। कितना? 1.5 से 2.5 किलो। ये प्रति वर्ष में इसकी ऊन रहती है भाई, 1.5 से 2.5 किलो। एनसीईआरटी के अनुसार ये डाटा आपको बता रहे हैं। तो तमाम विद्यार्थी इस डाटा को भी ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार डाटा पूछते हैं कि चौकला ऊन में प्रति वर्ष में अंदर कितना ऊन वो प्राप्त करती है या कितना ऊन दे देती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड किस प्रकार का है? राइट आंसर बताओ। ये जीवाणुरोधक है। क्या है? जीवाणुरोधक। कार्बोक्सिलिक एसिड है एक प्रकार का जीवाणुरोधक है।
जिसे प्रतिसंक्रामक भी कहा जाता है। कौन कौन से रहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनाइल है, फिनॉल है, लाल दवा है जिसे KMNO4 कहा जाता है, और लाइसोल है। ये तमाम प्रकार के क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिनाइल, फिनॉल, लाल दवा जिसे KMNO4 कहा जाता है, और लाइसोल, ये सभी क्या है? एक प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड है जो जीवाणुरोधक या प्रतिसंक्रामक के रूप में काम में लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुरोधक, बिल्कुल। आज साथ साथ में थोड़ी थ्योरी भी करेंगे ताकि आपको क्लास में बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छे सवाल सीखने को मिले, ताकि आप आराम से आज क्लास में अच्छे से पूरा रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चंस अगला भी कि पशुओं के आयु किससे ज्ञात की जाती है? सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? पशुओं में आयु की गणना ज्ञात करनी है कि कितने वर्ष का पशु हो गया है, तो उनकी गणना किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे? क्या दांतों को देखकर, शरीर के आकार को देखकर, दूध उत्पादन के देखकर, या पूंछ की लंबाई वगैरह उनको देखकर? राइट आंसर बताना है इसको, इसमें से राइट आंसर बताना है। बिल्कुल, दांतों की संख्या देखकर। दांतों की संख्या को गिन के पशुओं के अंदर मुख्यतः प्रमुख विधि मानी जाती है जो दांतों को देखने की। ठीक है, दांतों को देखकर ये विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर और बकरी के अंदर स्थायी दांतों की संख्या कितनी रहती है? 32 रहती है। कितनी रहती है? 32। और स्थायी दांत का दंत सूत्र आपको पता है क्या? ये दंत सूत्र एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, तो आपको एक बार लिख लेते हैं। ठीक हो, I, C, PM और M। ठीक है, इंसिजर, कैनाइल, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ 0-3 लिखना है, कितना लिखना? अरे 0-4 लिखना है, 0-0 लिखना है, और 3-3 ये रह जाएगा। ठीक है, 0-4, 0-0, 3-3, IC, PM और M। तो इसी प्रकार के इंसिजर, कैनाइल, प्रीमोलर और मोलर ये स्थायी दंत सूत्र रहता है पशुओं के अंदर। ध्यानपूर्वक देखेंगे, तमाम बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब राइट आंसर इसका हो जाएगा दांतों के द्वारा। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या करा? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेगा आज की क्लास में। तो परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है भाई? परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है भाई? राइट आंसर बताओ। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज थ्योरी से आपको बहुत सारी इस क्लास से सीखने को मिलेगा, तो इसलिए क्लास को एंड तक बने रहना। आप आज की क्लास से बहुत कुछ सीख के जाओगे और एग्जाम में मेरे को 100% भरोसा है कि बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? गाय को, भैंस को, बकरी को या भेड़ को? बिल्कुल सर जी, भेड़ को कहा जाता है। चलो भेड़ को राइट आंसर बताते हैं। और भेड़ को क्या कहा जाता है? क्या आपको पता है क्या? परजीवियों का म्यूजियम और क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। बकरी के बारे में मैं बता सकता हूँ आपको थोड़ा बहुत कि इसे डबल ATM भी कह सकेंगे, रनिंग डेयरी भी कह सकते हैं, और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है, और गरीब की गाय भी कहा जाता है। गरीब की गाय के दो, चलता फिरता फ्रिज, डबल ATM और रनिंग डेयरी, ये बकरी के मुख्यतः जो अपन मतलब उपनाम या इनको बकरी को जिस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानकारी ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस कि मुर्गियों में सेसक रोग किसके कारण होता है भाई? मुर्गियों में सेसक रोग किसके कारण होता है? बताओ राइट आंसर। राइट आंसर ठोको, राइट आंसर को टिक मार लो भाई। विषाणु जनित, बिल्कुल, सेसक तो एक प्रकार का है, विषाणु जनित बीमारी है। बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता रहे हो। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में गाय की मुख्यतः गिर नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? ये राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान में भी पूछ ले जिले प्रमुख तो अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। राइट आंसर हो जाएगा भाई राजस्थान, गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतरीन रहेगा भाई कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है भाई? पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? प्राकृतिक प्रजनन भी हो सकता है, कृत्रिम प्रजनन भी हो सकता है, और भ्रूण का प्रत्यारोपण भी करके अपन प्रजनन कर सकते हैं। तो इसका मतलब उपयोग सभी हो जाएगा भाई। उपयोग सभी हो रहा है ना? बिल्कुल सर जी, उपयोग सभी को ही राइट आंसर बताओ, क्योंकि ये तो सही सभी राइट आंसर बैठ रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने 12वें का आप राइट आंसर बताएंगे। आप तमाम बच्चे 12वें का राइट आंसर बताएंगे कि राजस्थान में किस पशु गणना में पिछले वर्षों में भाई बढ़ोतरी हुई है? पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। गाय के अंदर, ऊँट के अंदर, बकरी के अंदर या भेड़ के अंदर? बिल्कुल बकरी के अंदर हुई है। कितना है? 20.84 मिलियन में कह देंगे भाई बकरी। कुल कितनी है बकरी राजस्थान में? मिलियन है ढाई, ठीक है, मिलियन में बता देंगे तो 20.84 मिलियन बकरी की संख्या वर्तमान में जो पशु गणना के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। और गाय के अंदर पूछ ले तो 13.9 मिलियन, और ऊँट के अंदर 2.13 लाख है, और भेड़ के अंदर 7.9 मिलियन में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तमाम पशुओं के
संख्या भी ध्यान में रखनी, क्योंकि कई बार एग्जाम में संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो अभी क्वेश्चंस हमने पहले ही डिस्कस किया था कि गरीब की गाय किससे कहा जाता है, तो बकरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बकरी को कहा जाता है। बिल्कुल, अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आज नज़दीक है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और तुरंत क्वेश्चंस को पढ़ दे, आंसर देते ही अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अब समय है बहुत ही महत्वपूर्ण, हर मिनट आपके लिए कीमती होगा। बेड की कौन सी कृमि प्रकोप को बचाने के लिए उपयोग में लेते हैं भाई, कृमि के प्रकोप को बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है एल्कोहल, नीलत होता, कपूर या अरंडी का तेल। राइट आंसर बताओ। नीलत होता, बिल्कुल नीलत होता है भाई। ये इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, जिसे CuSO4 कृमिनाशक के रूप में कहा जाता है कृमि के प्रकोप को बचाने के लिए। नीलत होता, बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता रहे हो। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ राइट आंसर। 2 भागों में बटा हुआ खुर किसके अंदर है, राइट आंसर बताना है। बेड के अंदर हो जाएगा, किसके अंदर, बेड के अंदर हो जाएगा। बेड एक प्रकार की क्या है, पॉलीपेड है ना, बिल्कुल। 2 या 2 से अधिक खुर हो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीपेड कहलाते हैं। सोलीपेड किससे कहते हैं, जो सवारी वाले रहते हैं। हम घोड़े की सवारी करते हैं, जेबरे की सवारी करते हैं, हाथी की सवारी करते हैं, तो ये सवारी से लेकर सवारी से सोलीपेड, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना, सवारी से सोलीपेड। और पॉलीपेड तो इसी का मतलब है जैसे कि 2 खुर पाए जाते हैं, मुख्यतः अपने पशु रहते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये सभी अपन देखते हैं, ये पॉलीपेड है, जिनके 2 भागों में खुर बटे रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको दोनों को ध्यान में रखना है। सवारी का ध्यान लगोगे, वैसे सवारी कौन करने वाले, तो सोलीपेड हो जाएगा, और बाकी वाले तो सभी पशु आपको ध्यान में अच्छे से रख पाएंगे। तो अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय के अंदर कौन सा मतलब वैक्सीन वगैरह दी जाती है, या कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कारण गाय के अंदर दूध बढ़ने के लिए उनको गाय को दिया जाता है भाई। तो राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गाय के अंदर इस प्रकार से एक वैक्सीन दी जाती है इंजेक्शन के माध्यम से। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। और दूध को निकालने के लिए जब गाय दूध नहीं दे रही है और उस समय अपन गाय के अंदर दूध निकालना है, तो उस समय ऑक्सीटॉक्सिन देंगे। कौन सा देंगे, ऑक्सीटॉक्सिन जो इंजेक्शन रहता है वो गाय के अंदर दिया जाता है, जिसके कारण दूध को उतारने के लिए, दूध को निकालने के लिए। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं। आगे क्वेश्चंस इस तरह से आ जाएंगे तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा। बताओ जल्दी से राइट आंसर बताओ कि पशुओं में SS जिसे बोलते हैं हिमोरेजिया सेप्टिसेमिया रोग कारक क्या है भाई। हिमोरेजिया सेप्टिसेमिया जिसका रोग कारक क्या है, राइट आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन से, बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्सुरेला मोल्टोसिडा इसका रोग कारक रहता है। पार्सुरेला मोल्टोसिडा जो SS का रोग कारक रहता है, और इसको क्या कहते हैं, जीवाणुजनित बीमारी है। इसे हिमोरेजिया सेप्टिसेमिया को अन्य नाम में जैसे कि सिपिंग फीवर कह देंगे, गुरका कह देंगे, इसी प्रकार से अलग अलग रोग रहते हैं। और ये जीवाणुजनित बीमारी है, ये भी ध्यान में रखना। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, या उपापचय है, मेटाबॉलिक, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन से एक बेसिक पूछा जाएगा, उससे आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा। तमाम बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे, कमेंट सेक्शन के माध्यम से राइट आंसर बता सकते हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से बताओ। विश्व की प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है भाई। अंगोरा ऊन विश्व में सबसे प्रसिद्ध ऊन है, वो किससे प्राप्त होती है भाई, राइट आंसर बताना है। बिना समय वेस्ट किए जल्दी से राइट आंसर बता देना भाई। तो खरगोश के अंदर विश्व की प्रसिद्ध ऊन किसके अंदर प्राप्त होती है भाई, अंगोरा ऊन खरगोश के अंदर प्राप्त होती है, अंगोरा ऊन। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से बेहतर रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कि बैक्टीरियंस ऊन होता है भाई। बैक्टीरियंस किस प्रकार का ऊन है भाई, ऊँट है, ठीक है। बैक्टीरियंस किस प्रकार का ऊँट है, राइट आंसर बताओ। बताओ जल्दी से बताओ। 2 कुबड़ वाला, कौन सा, 2 कुबड़ वाला, जिनको कैमलस बैक्टीरियंस बोलते हैं, जिनके गुणसूत्र संख्या तो 74 लेती है, लेकिन इसके अंदर 2 कुबड़ पाए जाते हैं, और 1 कुबड़ वाला अपने राजस्थान में पाया जाता है, जिसे कैमेलस ड्रोमाडोरियस बोलते हैं। और कैमेलस बैक्टीरियंस 2 कुबड़ है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और इसकी गुणसूत्र संख्या 74 रहती है, ठीक है। गुणसूत्र संख्या दोनों ही ऊँटों की 74 रहती है, क्योंकि ऊँट के हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा, तो 74 गुणसूत्र संख्या बता देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन राइट आंसर बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि जल में प्रदूषण से होने वाला कौन सा रोग है, जो जल के प्रदूषण से होने वाला रोग है,
एफएमडी, एंथ्रेक्स, तपेदी या उपयुक्त सभी? राइट आंसर बता सकते हो क्या? बताओ, जल्दी से देख के बताओ। बिल्कुल सर जी, ये तो सभी जल प्रदूषण से होने वाले रोग है, क्योंकि एफएमडी है, एंथ्रेक्स है और तपेदी है, जिसे टीबी बोलते हैं, वो सभी क्या है? उपयुक्त सभी है जो जल के प्रदूषण से फैलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सी राइट आंसर बताना है। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या होगा कि दुधारू गाय की नस्ल नहीं है भाई, दुधारू गाय की नस्ल नहीं है। कौन सी गाय है जो दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? आपके एलएसए के हिसाब से थारपारकर को दुधारू मानते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी जो किताब रहती है 11th और 12th की, उसके अंदर थारपारकर को द्विकाजी या द्विप्रजननी नस्ल मानते हैं। ये आप एक बार क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि इसका 1-2 बार विवाद भी बन चुका है, क्या थारपारकर द्विकाजी है या द्विप्रजननी नस्ल है या दुधारू है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन इसका बन चुका है। ठीक है, एलएसए के हिसाब से ही मानना, क्योंकि एलएसए के अंदर किताबें अलग चलती है और जो एनसीईआरटी किताबें अलग चलती है, तो इसी प्रकार से आप ध्यान में रख के जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई नागौरी। क्या होगा? नागौरी होगा, क्योंकि नागौरी एक भारवाहक नस्ल हो जाएगी। बाकी गिर है, साहिवाल है, देखो ये दोनों तो दुधारू है ही, लेकिन अपन थारपारकर को माने तो थारपारकर एक प्रकार की दुधारू भी कह सकते हैं या द्विकाजी नस्ल कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहेगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन कि बकरी में तोता मुख दिखावट वाली गाय और नस्ल कौन सी है? जो बकरी की तोतापुरी जो नाक के समान दिखने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। जमुनापुरी, जिनका नाक रहता है वो तोता के मुख के समान इसी प्रकार से दिखती है भाई। लंबे कान, लटके हुए कान रहते हैं, घड़ी के पेंडुलम की तरह इनके कान रहते हैं, टांगें लंबी, पिछली पैरों में बाल घने रहते हैं, जिसे फीदड़ कहा जाता है। और ये जमुनापुरी बकरी अपने मथुरा, आगरा और उत्तर प्रदेश के आसपास, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा और आगरा और मथुरा ये ज़िले हो जाएंगे, तो अलग अलग इन क्षेत्रों में मुख्यतः देखने को मिलती है, राजस्थान के समीप। अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जिसे बोलते हैं CSWRI, जिसे क्या कहा जाएगा? कसौरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कसौरी कहेगा। CSWRI कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। अविकानगर, मालपुरा, टोंक। ठीक है, अविकानगर, मालपुरा, टोंक मतलब इसका राजस्थान इसका राइट आंसर है। अविकानगर, मालपुरा, टोंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या पता है आपको? 1962 में। कब हुई थी? 1962 में इनकी स्थापना हुई थी। इसे CSWRI बोलते हैं और ये मालपुरा, टोंक के अंदर। ठीक है, अविकानगर वहाँ का क्षेत्र है, नगर है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना, आपके भी एग्जाम में बन सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी भेड़ की नस्ल जो उदयपुर संभाग में व्यापक रूप से देखने को मिलती है? भाई उदयपुर संभाग में मुख्यतः देखने को मिलती है भेड़ की कौन सी नस्ल है? बताओ राइट आंसर। सोनाड़ी नस्ल, बिल्कुल सोनाड़ी नस्ल है जो उदयपुर में मुख्यतः देखने को मिलती है। और ठीक है, सोनाड़ी को ध्यान में रखिए, दक्षिणी राजस्थान में अपने उदयपुर के आसपास। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि भैंस की कौन सी नस्ल जो उत्तर प्रदेश में सर्वग मतलब देखने को मिलती है, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यतः पाई जाती है, भैंस की नस्ल है? राइट आंसर हो जाएगा बदावरी। बिल्कुल बदावरी होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बदावर क्षेत्र, आगरा क्षेत्र के इटावा, ग्वालियर, इसी प्रकार से इन अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यतः देखने को मिलती है। और राजस्थान में भी पूछ ले तो भरतपुर और धौलपुर राइट आंसर बताना, क्योंकि अपने राजस्थान में भी ये भरतपुर और धौलपुर दोनों जिलों में देखने को मिलती है। इसकी फैट परसेंटेज पूछ ले तो 12 से 14% फैट परसेंटेज रहती है और भैंसों में सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज बदावरी का रहता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कि नर ऊँट में कितने वर्षों में परिपक्व होता है? भाई नर ऊँट रहता है कितने वर्षों में परिपक्व हो जाता है? राइट आंसर बताओ। 5 वर्ष, बिल्कुल 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्षों में नर ऊँट रहता है वो परिपक्व हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस बताओ राइट आंसर। ये पुरानी पशु गणना के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी राइट आंसर बताना है। और जो नवीनतम है उनके अकॉर्डिंग भी आपको सारे आंकड़े ध्यान में रखना है। वैसे मैंने जो भी आपको बुकलेट भेजी थी उसी में सारे पशु गणना के हमने नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग एक PDF बना के बहुत ही शानदार तरीके से जिन्होंने भी हमारे से लिए उनको हमने फ्री में भी उपलब्ध करवाई है वो PDF। ठीक है, तो पशु गणना के लिए और जिनको भी पढ़ना चाहते हैं तो आज एक बार सबको फ्री में भेज देंगे पशु गणना की PDFs। ठीक है, जो भी पढ़ना चाहते हैं मैसेज कर लेना और ग्रुप के अंदर हम मतलब व्हाट्सअप ग्रुप बन रखा है उसके अंदर सारी वो PDF भेज देंगे, पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना। क्या है कि उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आंकड़ों के अकॉर्डिंग, तो आंकड़े क्या है कि एग्जाम के अंदर गलत नहीं होने चाहिए आपको। ठीक है,
अब इसका राइट आंसर बताएंगे 2007 की पशु गणना के अकॉर्डिंग प्रति वर्ग किमी में पशु सघनता कुल कितनी थी? बताओ राइट आंसर। 267 थी। 2007 में 267 थी। वर्तमान में कुल कितनी है? सारे आंकड़े आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है, कोई चिंता न ले। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई, जबरदस्त क्वेश्चंस रहेगा कि WHO द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया भाई? WHO द्वारा पशु प्लेग को उन्मूलन कब घोषित किया गया? बताओ राइट आंसर बताओ। 8 अगस्त 2011। 8 अगस्त 2011 को पशु प्लेग को उन्मूलन द्वारा घोषित कर दिया गया। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से बेहतर रहेगा भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कि कुक्कुट में रानीखेत जो मुख्यतः बीमारी रहती है, व्याधि रहती है, वो किसके द्वारा फैलती है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो विषाणु जनित बीमारी है, बिल्कुल विषाणु जनित बीमारी है। कुक्कुट के अंदर रानीखेत जो बीमारी रहती है वो विषाणु जनित बीमारी है। किस प्रकार की? विषाणु जनित। कौन सा विषाणु रहता है? पैरामिक्सो वायरस विषाणु रहता है। इसको न्यूकास्टल डिजीज भी कहा जाता है, मनमोदी रोग भी कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार, ये भी जितने भी हमारे पुराने पेपर बन चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस लाए, ताकि कोई भी आंकड़ों का क्वेश्चंस आ रहा है, मतलब पुराने क्वेश्चंस कैसे बैठ रहे हैं कि पुराने जो भी एग्जाम में सवाल बन चुके हैं वो सवाल आज इस मतलब क्लास के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब जितने भी पुराने पेपर है वो सारे पेपर आपको देख के जाना, ताकि एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से आप कर पाओ। और पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग ही 60-70% पेपर बनता है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? 2011-12 के भारतवर्ष में अनुमानित कुल दूध उत्पादन का कुल कितना मिलियन है भाई? दूध में 2012-11 के अकॉर्डिंग, वैसे ये आंकड़ा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पुराने आंकड़े आपको शायद नहीं पूछे जाएंगे। नवीनतम आंकड़े ध्यान में रख लेना कि 2023-24 का आंकड़ा, एक 24-25 का आंकड़ा। तो इसी प्रकार से क्या रहेगा कि दूध का आंकड़ा पूछ सकते हैं कि जैसे दूध के इंपॉर्टेंट आंकड़े हमने टेलीग्राम पर डाल दिए थे, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते, पहले भी हमने क्लासों के जो भी जितने आंकड़े थे टेलीग्राम पर डाल दिए। तो टेलीग्राम पर यदि जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जुड़ जाना टेलीग्राम पर आपको, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चंस है। बताओ जल्दी से बताओ, राइट आंसर बताओ कि मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि बचाव हेतु टीकाकरण का सही उम्र क्या रहती है भाई? फाउल पॉक्स है, इनकी व्याधि के बचाव के लिए सही उम्र क्या रहती है भाई? राइट आंसर बता सकते हो क्या? बताओ जल्दी से देख के बताओ। 8 से 10 सप्ताह रहती है ना? बिल्कुल 8 से 10 सप्ताह रहती है भाई। फाउल पॉक्स व्याधि में टीकाकरण की सही उम्र 8 से 10 सप्ताह रहती है, बिल्कुल मुर्गियों के अंदर। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहेगा भाई एग्जाम की दृष्टि से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पशुपालन प्रबंधन में प्रसंग रूप से कौन सा जो श्रम जिसे कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, मतलब कीटाणुनाशक के रूप में अपन उपयोग नहीं करते हैं पशुओं के अंदर प्रबंधन के लिए? बताओ जल्दी से बताओ। लाल दवा को प्रयोग में नहीं करते भाई, लाल दवा को, जिसे लाल दवा को क्या कहा जाता है? KMNO4। क्या कहा जाता है? KMNO4। इसे इस प्रकार से कहा जाता है, ठीक है। इसका सूत्र रहता है भाई KMNO4, जिसे कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग में नहीं लिया जाता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका राइट आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है कि पशुओं में एंथ्रेक्स किस प्रकार का लक्षण है भाई? एंथ्रेक्स के अंदर किस प्रकार का लक्षण होता है भाई? राइट आंसर बताना है। बिना समय वेस्ट किए जल्दी से जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कि आकस्मिक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आकस्मिक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसे गलटी बुखार, तिल्ली बुखार भी कहा जाता है, जहरी बुखार भी कहा जाता है, और भी इसे क्या कहा जाता है? इसका रोग कारक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जल्दी से बता सकते हो आप क्या? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ भाई, ठीक है। तो आकस्मिक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं ना? बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए स्क्रीन पर आपके। तो गाय में उत्तेजना रहती है, वो कितने घंटों तक रहती है भाई? राइट आंसर बताओ। 12 से 24 घंटे तक रहती है। गायों के अंदर 12 से 24 घंटे तक वो रंबाना, इसी प्रकार से कह सकते हैं कि गायों के अंदर जो उत्तेजना रहती है प्रजनन के समय, तो उसी समय 12 से 24 घंटों के अंदर गायों के अंदर वो गर्भित करवाना चाहिए। तो ये समय रहता है 12 से 24 घंटे के मध्य का। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ, राइट आंसर बताओ कि टोड जो दूध रहता है उसमें क्रमशः कितने % फैट परसेंटेज रहता है, और SNF जिसे कहते हैं कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितने % में रहता है भाई? पहले तो फैट परसेंटेज बताओ और फिर SNF बताओ।
राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे कि टोट दूध के अंदर तो 3% तो भाई वसा रहती है और 8.5% रहता है SNF। 3% क्या रहती है, वसा रहती है, और 8.5% क्या रहता है, SNF रहता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि गाय में साधारणतः ताजे जो मीठे दूध का पीएस मान क्या रहता है भाई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। आज की क्लास को जो लास्ट तक देख लेगा ना, वो हकीकत में इस क्लासों से खूब अच्छा सीख पाएगा, क्योंकि हमने जितनी भी पुरानी क्लासें ली थी वो सारी क्लासें आज हमने इक्वल की है, और जो भी नए क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी साथ में ऐड किए, और पूरी क्लास को इसी प्रकार से मेंटेन किया, और लगभग 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इस क्लास में रहने वाले हैं। तो वो इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो तमाम विद्यार्थी क्लास को एंड तक जरूर बने रहना, ताकि इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। बताओ ताजे दूध का पीएस मान क्या रहता है, 6.4 से 6.6 पीएस रहता है भाई। लगभग मान लें तो 6.64 से लगभग ऐसे मान लें तो 6.7 आ जाए ना, तो भी राइट आंसर बता सकते हो, क्योंकि 6.7 इसी प्रकार से मतलब सीधा सा पूछ ले बीच में मतलब डैश करके, जैसे कि 6.4 से न पूछे तो आपको सीधे से ऐसे पूछ ले तो 6.7 भी राइट आंसर बता सकते हैं, और 6.4 से 6.6 भी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ताजे दूध का पीएस मान रहता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहेगा कि साधारणतः घी में सैफोनिक एसिड का मान कम नहीं होना चाहिए भाई। सैफोनिक एसिड का मान कम नहीं होना चाहिए, संख्या दे रखी, इनसे कम नहीं होना चाहिए भाई सैफोनिक एसिड का मान। राइट आंसर बताओ, जल्दी से राइट आंसर बताओ। 220 से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 220 से कम नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन राइट आंसर बताओ, तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ कि बछड़े में आहार के स्वरूप में खीस का प्रमुखता कार्य क्या रहता है भाई। खीस का प्रमुख कार्य क्या रहता है, राइट आंसर बताना है। रोग प्रतिरोधक एवं सशक्त बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक एवं सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बछड़े के अंदर किसका प्रयोग करते हैं भाई। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई। बताओ राइट आंसर बताओ कि क्रीम निकालते हैं तो दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस में रखते हैं भाई। क्रीम निकालने के लिए दूध का जो तापक्रम रहता है कितने डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। बताओ राइट आंसर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में क्रीम निकालने के लिए दूध का तापक्रम रखा जाता है। बिल्कुल क्रीम निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कि भैंस में जाफराबादी नस्ल जो विशुद्ध रूप से कहाँ पर पाई जाती है, मतलब किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस है, ठीक है। बताओ राइट आंसर, जाफराबादी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, तो काठियावाड़ गुजरात के अंदर पाई जाती है। काठियावाड़ गुजरात का खेड़ा क्षेत्र वहाँ पर मुख्यतः देखने को मिलती है बदावरी भैंस, जिसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है, छोटा हाथी, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस, प्यारा क्वेश्चंस कि गिर गाय की उत्पत्ति स्थान कौन सी है, किस राज्य से है भाई गिर गाय। बताओ जल्दी से। गुजरात का कच्छ का रण के क्षेत्र से गाय मतलब गिर गाय है जो मुख्यतः इसकी उत्पत्ति स्थान है गुजरात का कच्छ का रण, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस बताओ, मालवी है, ये मालवी गाय की नस्ल कहाँ की उत्पत्ति स्थान है भाई। मालवी कहाँ की है, मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश के आसपास पाई जाती है। राजस्थान में अपने झालावाड़, इन हाड़ौती के जिलों अलग अलग जिले हैं जैसे कि कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों में मुख्यतः देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र मध्य प्रदेश के मतलब किनारे है, तो इसी जिलों के अंदर मुख्यतः देखने को मिलती है, ठीक है। मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, बताओ जल्दी से राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या होगा, होल्स्टीन फ्रीजियन होगा ना, बिल्कुल होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगा। 6000 प्रति लीटर मतलब प्रति ब्यात के अंदर इतना 6000 लीटर प्रति ब्यात में दूध दे देती है होल्स्टीन फ्रीजियन, ऐसे बोलते हैं जिसे। और जर्सी तो 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात में दूध देती है, ठीक है। ये ध्यान में रखने, दोनों ही विदेशी और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, क्या कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो क्या। बताओ जल्दी से राइट आंसर। भारत के अंदर बताओ, हमने विदेश के अंदर बता दिया कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल होल्स्टीन फ्रीजियन है, आपको भारत के अंदर बताना है। सर्वाधिक वसा देने वाली कौन सी नस्ल है भाई, सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा रहती है जिसके अंदर, भैंसों के अंदर बता देंगे, क्योंकि भैंसों के अंदर अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन
पूछ के बता रहा है कि भैंस के अंदर सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा कितनी रहती है, तो मुर्रा के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है। भैंसों में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पूछ लेना तो मुर्रा के अंदर है, तो मुर्रा के अंदर 7% वसा पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहेगा कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है भाई। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। जमुनापरी। कौन सी परी, जमुनापरी, जो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन रहेगा भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, राइट आंसर बताओ। चोकला, बिल्कुल चोकला। अब बिना समय वेस्ट किए अब जल्दी से जल्दी अपन क्लास को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि कई बच्चों को कहना है कि सर हम बाद में नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या है कि क्लास को आप जल्दी से जल्दी आंसर बता दो और हमारे को मतलब एक बार रिवीजन करा दो इन क्लासों से। तो चलो आपको रिवीजन के लिए क्लास देते हैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी हो रही है तो क्लास को थोड़ी स्पीड में भी बढ़ा के देख सकता है, लेकिन क्लास को पूरी देखना है ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाओ। इन क्वेश्चंस को देखकर बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाएगा आपको। कौन सी बीमारी जो मुर्गियों के अंदर होती है, कौन सी बीमारी मुर्गियों के अंदर होती है, बताओ जल्दी से। रानीखेत। रानीखेत अभी हमने बताया था, पिकोरना वायरस होता है जिसके अंदर रानीखेत जो नहीं, इसके अंदर तो पैरामिक्स होता है। बिल्कुल पैरामिक्स वायरस होता है रानीखेत बीमारी, जो वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, जिसे न्यू कैसल डिसीज कहा जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, बताओ जल्दी से राइट आंसर बताओ। 18वें का राइट आंसर बताओ कि दूध बुखार मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। दूध बुखार मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण होता है दूध बुखार, जिसे कहा जाता है मिल्क फीवर। ठीक है, पशु के अंदर तापमान सामान्य से कम की ओर हो जाता है, जो दूध बुखार का मुख्य लक्षण है भाई। सभी मतलब जितनी भी बीमारियाँ रहती है या रोग रहते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है कि तापमान बढ़ता है, लेकिन इसके अंदर तापमान घटता है। ये ध्यान में रखना है ये चीज़ आपको, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ऐसी विशेष रूप से कोई जानकारी होती है वो एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, एग्जामिनर। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। किस बीमारी को बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं भाई। बचाव के लिए टीके लगाने के लिए किस प्रकार की जो बीमारी है, राइट आंसर बताओ। एचएस के अंदर क्या लगाया जाता है, टीके लगाए जाते हैं, जिसे हीमोरेजिया सेप्टिसेमिया कहा जाता है। जीवाणुजनित बीमारी रहती है जिससे बचाव के अंदर टीके लगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, बताओ इनमें से कौन सी दवाई जो पशुओं के विरेचक के रूप में काम में लेते हैं। पशुओं के विरेचक के रूप में क्या काम में लेते हैं, राइट आंसर बता सकते हो क्या। अरंडी का तेल। बिल्कुल अरंडी का तेल काम में लेते हैं, अरंडी का तेल काम में लेते हैं, राइट आंसर बता देंगे। ठीक है, फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहेगा। राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, राइट आंसर बताएंगे। जीवाणुरोधक को काम में ली जाने वाली कौन सी दवाई है जो जीवाणुरोधक के काम में लेते हैं, राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, राइट आंसर बताएंगे। बताओ जल्दी से बता दो कौन सी है, फिनाइल। जो जीवाणुरोधक में क्या काम में लेते हैं, फिनाइल लेते हैं, फिनोल लेते हैं, लाल दवा लेते हैं जिसे KMnSO4 बोला जाता है, और लाइसोल भी प्रयोग में लेते हैं जिसे प्रतिसंक्रामक भी कहा जाता है जीवाणुरोधक को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहेगा। एक दिन में मुर्गी को सूजे के लिए कौन सी बीमारी रहती है, जो एक दिन के सूजों में कौन सी बीमारी रहती है जो टीका के लिए प्रयोग में लेते हैं भाई, राइट आंसर बताएंगे भाई। बताओ जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, राइट आंसर बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से राइट आंसर बताओ। रानीखेत होगा ना, बिल्कुल रानीखेत के अंदर एक दिन के जो मुर्गी के सूजे रहते हैं उनके अंदर ये बीमारी रहती है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि भैंसों के अंदर कौन सी नस्ल है जो इसकी उत्पत्ति स्थान गुजरात है, बताओ जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर हो जाएगा जाफराबादी। बिल्कुल जाफराबादी, जिसकी भैंसों के अंदर उत्पत्ति स्थान क्या है, गुजरात है। अभी हमने बताया था जाफराबादी जो गुजरात की मुख्यतः भैंस है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक बार आंखों से देख कर जाए, ताकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए तो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। कि नीला थोता का उपयोग जो पशुओं के अंदर किस प्रकार के कार्य के लिए अपन प्रयोग में लेते हैं भाई, नीला थोता का प्रयोग ले रहे हैं तो पशुओं के अंदर किस कार्य के लिए अपन प्रयोग में लेते हैं, बताओ जल्दी से।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24वें का राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। कृमिनाशक के रूप में, बिल्कुल कृमिनाशक या कृमिहर जिसे कहा जाता है, कृमिनाशक या कृमिहर कहा जाता है, इसके प्रयोग में लिया जाता है भाई नीलत होता का प्रयोग, जिसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है, CuSO4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहेगा भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा कि मेहसाणा नस्ल किन दो प्रमुख नस्लों के संकरण से तैयार की गई भाई? मेहसाणा नस्ल है जो किन दो नस्ल, जो दो मतलब अलग अलग भैंसों के संकरण नस्लों से तैयार की गई है, मेहसाणा। राइट आंसर बताएंगे भाई, मुर्रा क्रॉस सुरती हो जाएगा MMS। इसी प्रकार से हमारी एक ट्रिक रहती है भाई MMS, इसी प्रकार है, देख लीजिए, एक सेकंड है, अभी दिखाते हैं। MMH मतलब मुर्रा और मेहसाणा सुरती, MMH। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चंस। राइट आंसर बताओ, तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सी जो नस्ल है जो दूध देने में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा रहती है? विदेशी नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है, गाय की नस्ल है, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली वसा की नस्ल कहलाती है? बताओ, राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल जर्सी रहती है, जिसके अंदर फैट परसेंटेज भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, लगभग 4 से 4.5% में फैट परसेंटेज रहता है। और विदेशी नस्लों में भी सबसे ज़्यादा, दूध में भी एवरेज ठीक ठाक है, क्योंकि 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात में दूध देती है, और दूध की भी मात्रा ठीक है, फैट परसेंटेज भी अच्छा है। ठीक है, 4 पॉइंट विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा है, वैसे माने तो 4 से 4.5। अगला क्वेश्चन क्या करें? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अविकालीन जो भेड़ की नस्ल तैयार की गई है भाई, अविकालीन जो भेड़ की नस्ल है वो तैयार की गई है, बताओ जल्दी से, राइट आंसर बताओ। मालपुरा और रेम्बुलेट, मालपुरा और रेम्बुलेट से तैयार की गई है भाई अविकालीन भेड़ की नस्ल है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन। मतलब मालपुरा क्रॉस मेरिनो, इसी प्रकार से रेम्बुलेट का मतलब मेरिनो है, तो मालपुरा क्रॉस मेरिनो कहेंगे तो अविकालीन हो जाएगी, और सोकला प्लस मेरिनो कहेंगे तो अविवस्त्र हो जाएगी। ठीक है, सोकला प्लस मेरिनो कहेंगे तो अविवस्त्र, और मालपुरा क्रॉस मेरिनो अविकालीन। इसी प्रकार से समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि दराती नुमा सिंह या सिकल सेल या हंसियाकार सिंह मुख्यतः किस भैंस की किस नस्ल में मुख्यतः देखने को मिलते हैं? सुरती, बिल्कुल सुरती को राइट आंसर बताते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि पशुओं की आयु अनुमानित क्या रहती है भाई? पशुओं की जो गणना ज्ञात करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लिया कि दांतों की मुख्यतः जो उपयुक्त विधि मानी जाती है, सबसे उपयुक्त विधि है वो दांतों को देखकर पशुओं के अंदर आयु गणना करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि भैंस के अंदर सिर पर टीका रहता है, सिर पर टीका रहता है, जिसे पंच कल्याणी एवं पंचभद्रा भी कहा जाता है। पंचभद्रा मतलब शरीर में अलग अलग 5 जगह जो टीके होते हैं, सफ़ेद टीके, जो भैंस के अंदर मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो कौन सी भैंस है? नीली रावी हो जाएगी। कौन सी भैंस? नीली रावी हो जाएगी, जिसके अंदर शरीर पर 5 जगह अलग अलग टीके होते हैं, सफ़ेद रंग के धब्बे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से देखो, शानदार क्वेश्चन आने वाला है, बताओ जल्दी से कि बकरे के मांस को क्या कहते हैं भाई? बकरे के मांस को क्या कहा जाता है? सेवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सेवन कहा जाता है। बकरे के मांस को सेवन कहते हैं। बीफ किसे कहते हैं? गाय के मांस को कहते हैं। चिकन किसे कहते हैं? मुर्गी के मांस को कहते हैं। पोर्क किसे कहा जाता है? सूअर का जो कच्चा मांस रहता है उसे पोर्क कहा जाता है भाई। सूअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से टेबोइंग नहीं है, ये टेटोइंग है भाई। टेटोइंग मतलब एक प्रकार के, मतलब उस विधि को पहचानने के लिए इस प्रकार से एक विधि प्रयोग में ली जाती है, जिसे टेटोइंग कहा जाता है। तो एक तरह से ये एक तरीका है जो पशुओं को पहचानने के लिए। देखो पहले क्वेश्चंस का मतलब दूसरे का पहला ही राइट आंसर हो जाएगा कि पशुओं को पहचानने की प्रमुखता विधि मानी जाती है भाई टेटोइंग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, बताओ जल्दी से, राइट आंसर बताओ। दोहरे उद्देश्य या द्विप्रयोजनी कहा जाएगा नस्ल कौन सी है भाई? दोहरे उद्देश्य से पाली जाने वाली गाय की नस्ल, बताओ जल्दी से, राइट आंसर देख के बता सकते हो क्या? बिल्कुल थारपारकर, पहले भी हमने बात की थी। थारपारकर एक प्रकार की द्विकाजी नस्ल है जी एनसीईआरटी के अनुसार तो, और बाकी आपके एलएसए के अनुसार इसे दुधारू भी मानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि भैंस में सुरती नस्ल मुख्यतः कहाँ की है भाई? सुरती नस्ल कहाँ की है? बताओ। गुजरात की है, बिल्कुल गुजरात की है। सुरती गुजरात की है, भैंस की नस्ल है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग जो नहीं है, कौन सा जो विषाणु जनित रोग नहीं है, बताओ राइट आंसर। निमोनिया। निमोनिया क्या है, विषाणु जनित बीमारी नहीं है भाई। बाकी रानीखेत है, अतिसार है और चेचक है। तो निमोनिया किस प्रकार की बीमारी है, आपको क्या पता है, क्या बताया तो बताओ। क्या प्रोटोजोआ जनित है, वायरस जनित तो नहीं है, लेकिन क्या जीवाणु जनित है, राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। जीवाणु जनित है या प्रोटोजोआ जनित है, इसी दोनों में से आपको बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि रानीखेत रोग किस प्रकार की बीमारी है। रानीखेत किसके अंदर मुख्यतः फैलती है भाई, कुक्कुट के अंदर फैलती है। वायरस जनित बीमारी है, पैरामिक्सो वायरस रहता है, जिससे मुक्तेश्वर और इसके टीकाकरण के रूप में अपन काम में लेते हैं भाई। मुक्तेश्वर R2B जिसे कहा जाता है, ठीक है, वैक्सीन को काम में लेते हैं रानीखेत के लिए। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि कर्मीहर दवाइयों के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता भाई। कर्मीहर दवाइयों के रूप में प्रयोग में नहीं किया जाता, राइट आंसर क्या होगा, लाल दवा का प्रयोग में नहीं किया जाता। ये पहले भी क्वेश्चंस आ चुका है, ऐसी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में बनते भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 27 साल से तेज़ दौड़ने वाली जो बैल रहते हैं या गाय की भी नस्ल है, वो कहाँ की है, कौन सी गाय है जो 27 साल से चलती है। कांकरेज गाय। कौन सी गाय, कांकरेज गाय। राजस्थान के अंदर जालोर जिले के आसपास, मुख्यतः सांचौर या जालोर जिले में कांकरेज नस्ल पाई जाती है। वो 27 साल के चलने के लिए मुख्यतः मानी जाती है भाई, ठीक है। और भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल भी कांकरेज नस्ल है, जो गायों के अंदर भारतीय नस्लों में, ठीक है। विदेशों में सबसे भारी तो ऑलिस्टीन फ्रीजियंस है, और भारतीय नस्लों में कांकरेज सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। सींग बड़े बड़े होते हैं, जिनके सींग भी बहुत ही बड़े बड़े रहते हैं। मादा पशुओं में जो गर्भधारण का उत्तम समय क्या रहता है, मादा पशु रहते हैं उनमें गर्भधारण का उत्तम समय किन घंटों के मध्य रहता है भाई। गर्भित करवाने के लिए उत्तम समय रहता है भाई, राइट आंसर बताओ। 12 से 18 घंटे हो जाएगा क्या, बिल्कुल 12 से 18 घंटे के मध्य ही पशुओं को गर्भधारण के लिए उत्तम समय रहता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे ना, बिल्कुल बढ़ो सर जी। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा करके आना है। इस बार तो हमारा सिलेक्शन लेना है भाई, LS से हमारे को डॉक्टर बनना है इस बार। चलो ज़रूर आपका सपना पूरा होगा। हमारी भी कोशिश बहुत ज़्यादा रही आपसे, क्योंकि आपको जितना हमने पढ़ाया, हमारे को भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि जितना बच्चों ने हमारे से ई-बुक खरीदी, उस ई-बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम के अंदर। और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी से पेपर देके आओ, और भगवान करे कि आप सबका एक बार सैन हो एग्ज़ाम के अंदर। जो भी हमारे से पढ़ा है और जो भी मेहनतशील बच्चा है, जिन्होंने मेहनत करके अपनी तैयारी को किया है, तो वो बच्चा ज़रूर सफल हो। ये हमारी भी इतनी कोशिश है, क्योंकि हमने उनको दिन रात करके पढ़ाया, अच्छे से उनको रिप्ले किया और हमेशा उनके साथ खड़े रहे। तो तमाम बच्चों जो भी हमारे साथ पढ़े, उनके लिए भी शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम बहुत पहले हमारे से जुड़ गए थे, आज से 2-3 महीने पहले, और आज भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वो बच्चों पर विश्वास रखा हमारे ऊपर, और उनके लिए हम हर संभव कोशिश करते रहे। इसी प्रकार क्लास लाते रहे, पढ़ाते रहे, तो उनकी सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल ये हम कोशिश करते हैं कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बताओ जल्दी से अगला क्वेश्चन बताओ। सर्वप्रथम नवजात बछड़ों को क्या पिलाना चाहिए भाई। नवजात बछड़े हैं, उसमें सर्वप्रथम उन्हें क्या पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता, जो पशु को सर्वप्रथम बछड़ा रहता है तो उसके अंदर सशक्त रूप से मजबूत हो जाए, वो बछड़ा चलने फिरने लग जाए और उसके अंदर शरीर के अंदर क्या आ जाए, मजबूती आ जाए। इसके लिए उनको खीस पिलाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि गाय, भेड़, बकरी में कर्तनक दांत कौन से होते हैं भाई। कर्तनक दांत कौन से होते हैं, गाय भैंस भी कह सकते हैं, भेड़ भी कह सकते हैं, जिसके अंदर कर्तनक दांत होते हैं। बताओ राइट आंसर बताओ। निचले जबड़े के 4 जोड़ी जो कर्तनक दांत रहते हैं, जिसकी संख्या रहती है 8, ठीक है। 4 जोड़ी में जो निचले जबड़े के दांत रहते हैं ना, उसकी गाय के अंदर, भैंस के अंदर और भेड़ के अंदर और बकरी के अंदर कर्तनक दांतों की संख्या कितनी रहती है, 4 रहती है। निचले जबड़े के रहते हैं, जिसकी संख्या रहती है 8। 4 जोड़ी मतलब 8 संख्या रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई। बताओ जल्दी से, गाय में दूध में वसा का प्रतिशत कितना रहता है। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत एवरेज रूप से कितना रहता है भाई, कि इतने % में भाई वसा गायों के अंदर मुख्यतः देखने को मिलती है, फैट परसेंटेज।
4 से 5% में अंदर गायों के अंदर मुख्यतः वसा देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहेगा कि मेरिनो जो विदेशी नस्ल जो भेड़ के किस देश की है, प्रमुख किस देश की है भाई? मेरिनो नस्ल भेड़ की किस देश की है भाई? बिल्कुल ये स्पेन की है और प्रति वर्ष में मेरिनो नस्ल लगभग 5 से 9 केजी प्रति वर्ष में क्या देती है, ऊन का उत्पादन देती है। 5 से 9 केजी, ठीक है, ऊन का उत्पादन देती है और विश्व में सबसे प्रसिद्ध है जो ऊन देने में भेड़ों की नस्ल में, ठीक है, मेरिनो नस्ल जो स्पेन की है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि ट्रोकार कैनुला का संबंध किससे भाई? ट्रोकार कैनुला का संबंध किससे है? बताओ राइट आंसर। आफरा से, बिल्कुल आफरा से है, जिसे आहार जनित रोग कहा जाता है। आफरे को ट्रोकार कैनुला एक प्रकार का यंत्र है जिसके कारण जैसे पशुओं के अंदर आफरा आ जाता है तो उसी यंत्र को मतलब पेट के अंदर ऐसे चुभा जाता है और फिर वहाँ से हवा निकाली जाती है, वहाँ से बाहर जो वो गैस रहती है वो गैस पेट से बाहर निकाली जाती है, तब पशु को आराम मिलता है। और ये डॉक्टर ही कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर को पता रहता है कि किस जगह उनको ट्रोकार कैनुला लगाना है और उससे उनको मतलब उनकी गैस रहती है जो पेट के अंदर फूल जाता है, पेट आफरा आ जाता है, उस आफरे को मतलब गैस बाहर निकालनी, वो डॉक्टर्स ही ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन करने की कोशिश नहीं करना भाई, वेटरनरी जो भी डॉक्टर बन जाएंगे वो ये चीज़ें प्रैक्टिस करके करेंगे भाई। जब आप डॉक्टर बनोगे ना उस समय ये कर पाओगे, ठीक है। तो डॉक्टर तो बनना ही है भाई, तो बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर बनो और अच्छे से इलाज करो। आफरा एक प्रकार का किस प्रकार का रोग है भाई? आहार जनित रोग है। कौन सा रोग है? आहार जनित रोग है। आफरा किस प्रकार का रोग है? आहार जनित रोग है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन से आहार जनित रोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहेगा भाई कि कुक्कुट में पॉक्स जनित रोग रहता है भाई। पॉक्स जनित रोग कौन सा है भाई कुक्कुट के अंदर? बताओ राइट आंसर। विषाणु जनित होगा ना, विषाणु जनित, बिल्कुल विषाणु जनित रहता है पॉक्स जनित जो बीमारी रहती है भाई, विषाणु द्वारा फैलता है पॉक्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन है भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भैंस की जो सींग रहते हैं छोटे जलेबीनुमा आकार के मुड़े हुए सींग रहते हैं, वो नस्ल में किस नस्ल में पाए जाते हैं भैंस की? तो मुर्रा रह जाएगी। मुर्रा के अंदर किस प्रकार के जलेबीनुमा, इसी प्रकार से मतलब जलेबी रहती है, इसी प्रकार से सींग रहते हैं, मतलब मुड़े हुए अंदर की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या करें, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई, जबरदस्त क्वेश्चंस कि पशुओं में आंतरिक परजीवी को मारने के लिए कौन सी कृमिनाशक दवा को पिलानी चाहिए भाई? आंतरिक परजीवी को मारना है तो कौन सी कृमिनाशक दवा को पिलानी चाहिए और कब पिलानी चाहिए? कृमिनाशक दवा क्या वर्ष में एक बार पिलानी चाहिए, प्रत्येक माह में पिलानी चाहिए, या वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए, या 2 वर्ष में 1 बार पिलानी चाहिए? तो 2 वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए। 2 वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए ना? क्या वर्ष में 2 बार? वर्ष में 2 बार हो जाएगा, बिल्कुल ये वर्ष के अंदर 2 बार पिलानी चाहिए। आंतरिक परजीवी को मारने के लिए कृमिनाशक दवा को वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक वर्ष में 2 बार। अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पशु को दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? पशु को दूध निकालने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो पूर्ण हस्त विधि। कौन सी? पूर्ण हस्त विधि, जिसके कारण क्या होता है कि पशुओं के अंदर जो अपन मतलब अंगूठे से निकालते हैं या हथेली से दबा कर निकालते हैं तो पशुओं के अंदर क्या हो जाती है, थनों के अंदर गांठें हो जाती है, और गांठें हो जाने के कारण पशु के अंदर थनों के अंदर दूध देना बंद कर देती है। इससे क्या करना चाहिए? पूर्ण हस्त विधि, अच्छे से आपको हाथों को पकड़ना है और फिर थनों को पकड़ कर दूध निकालना है, ताकि पशु के अंदर किसी भी तरह से गांठें न भरे। अंगूठा बीच में रखेंगे तो क्या हो गया, पशु के अंदर गांठें हो जाएगी, और गांठें हो जाने के कारण पशु के अंदर दर्द भी होगा थनों के अंदर वो, और दूध भी नहीं दे पाएंगे पशु, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण हस्त विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कि भेड़ में मध्य चक्र की अवधि क्या रहती है? अलग अलग पशुओं में अलग अलग मध्य चक्र की अवधि रहती है, तो उसमें भेड़ को बताना है भाई। सिप जो रहती है भेड़, जिसके अंदर लगभग 16.5 दिन या 17 दिन के आसपास, 16.5 से 17 दिन के आसपास जो मध्य चक्र की अवधि रहती है भेड़ के अंदर। बकरी के अंदर कितने दिन रहती है? 20 दिन। और गाय भैंस और भेड़ के अंदर तो हो जाएगी, लेकिन गाय भैंस के अंदर बता दे तो 21 दिन हो जाएगी, ठीक है, 21 दिन। और ऊँटनी के अंदर कितनी रहती है? तो ऊँटनी के अंदर 23 दिन, बकरी के अंदर 20 दिन और भेड़ के अंदर 16.5 दिन। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है भाई। साइलेज किसके द्वारा उत्पन्न होता है भाई? साइलेज मुख्यतः किण्वन किसके द्वारा उपयोग लेते हैं भाई? राइट आंसर बताओ, बताओ राइट आंसर। लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि साइलेज को किण्वन के द्वारा मुख्यतः उत्पन्न के लिए लैक्टिक अम्ल जो साइलेज के अंदर होता है भाई। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पशुओं में पेसिक का प्रमुख कारण क्या भाई? पेसिस किसके द्वारा होता है पशुओं के अंदर? राइट आंसर बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। पशुओं के अंदर पेसिस नामक रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या कवक? राइट आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। विषाणु जनित होगा ना? बिल्कुल विषाणु जनित हो जाएगा भाई पेसिस। क्या प्रोटोजोआ जनित? बिल्कुल प्रोटोजोआ जनित होगा, विषाणु नहीं करना भाई। पेसिस से प्रोटोजोआ ध्यान में रख लेना, पेसिस से प्रोटोजोआ ध्यान में रख लेना, विषाणु जनित नहीं है भाई, ठीक है। फर्स्ट ही राइट होगा प्रोटोजोआ। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा। किस पशु के आहार में विषाक्त पदार्थ गॉसिपोल पाया जाता है भाई? गॉसिपोल किसके अंदर पाया जाता है बताओ? राइट आंसर बिनोले के अंदर पाया जाता है। कपास का जो बिनोला रहता है उसके अंदर ही गॉसिपोल पाया जाता है, जो विषाक्त पदार्थ रहता है। पशु खाने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। और हरी ज्वार रहती है, हरी ज्वार, तो ज्वार को भी कच्ची ज्वार के अंदर उसके अंदर भी भाई जो मतलब एसिड रहता है, इसी प्रकार से अम्ल कह सकते हैं, गुरीन एसिड, इसी प्रकार के वो भी खाने पर पशु के जो छोटी पत्तियां रहती है उसके अंदर भी मुख्यतः देखने को मिलता है, और वो भी पशु यदि खा ले तो भी पशुओं की मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताओ, आंकड़ों के अकॉर्डिंग बताओ, दूध उत्पादन में राजस्थान में का कौन सा स्थान है? वर्तमान में तो दूसरा स्थान है, पहले पहला स्थान था थोड़े दिन पहले, लेकिन अब काफ़ी टाइम से अब दूसरा स्थान है, अब वापस दूसरे स्थान पर आ गया अपना राजस्थान, ठीक है। लगभग 15 के समथिंग 15 मिलियन के इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना, आंकड़ा एक बार आपको कंफर्म करवा देंगे। बाकी दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान भारत में यूपी है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ठीक है, दूध उत्पादन में, और सेकंड अपना राजस्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, कि निम्न में से कौन सी उत्तेजक औषधि है भाई? उत्तेजक औषधि कौन सी है? कपूर है, फिनोविस है, नीलत होता है या उपयुक्त सभी है? बताओ राइट आंसर। बिल्कुल ये उपयुक्त सभी है भाई। उत्तेजक औषधियों के रूप में कपूर को भी लेते हैं, फिनोविस को भी लेते हैं, और नीलत होता को भी उपयोग में लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि गाय में बछड़े का पहला चवर्णक जोड़ा निकलता है भाई? पहला चवर्णक जोड़ा कब निकलता है भाई? बताओ राइट आंसर बताओ। राइट आंसर बता देंगे तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। बताओ इसका राइट आंसर बताओ। आप भी साथ साथ में थोड़ा बहुत नाश्ता, हल्का फुल्का पानी वगैरह साथ में लेके बैठना, ताकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को पूरी अटेंड करना। और जितने भी हमारी प्ले लिस्ट बन रखी है वो भी जिन्होंने भी नहीं देखी है अभी तक, तो वो इन क्लास के बाद ज़रूर देखना, ताकि उनसे भी बहुत सारे सवाल हमारे राजस्थान जीके से हुआ या और भी जितनी भी क्लासें ली है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें को हमने लिया है। तो प्ले लिस्ट के माध्यम से लग रखी है क्लासें, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास के बाद वो भी क्लासें आप थोड़ी थोड़ी स्पीड में आप जाके देख लेना। एग्ज़ाम आपका बाद में है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप देख ही लोगे, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। बताओ अब इसका राइट आंसर बताओ। तो 6 मंथ हो जाएगा ना, 6 माह, ठीक है। गाय के बछड़े का पहला चवर्णक जोड़ा 6 माह में निकलता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, जबरदस्त क्वेश्चन कि दूध में मुख्यतः प्रमुख शर्करा लैक्टोज किसकी बनी रहती है? दूध में मुख्यतः शर्करा किसकी बनी रहती है भाई? बताओ जल्दी से बताओ, राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। बिल्कुल ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी रहती है। दूध में मुख्यतः शर्करा किसकी बनी होती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की बनी रहती है। राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो जल्दी से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आया है। क्या बताया जा रहा है कि दूध में कौन से विटामिन जो सर्वाधिक पाया जाता है? विटामिन सी की मात्रा जो सर्वाधिक पाई जाती है किसके दूध में? बताओ। पशुओं के अंदर बताना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा किसके अंदर देखने को मिलती है?
तो बकरी के अंदर मुख्यतः वैसे दूध में विटामिन सी कम ही पाया जाता है, लेकिन बकरी का दूध रहता है उसके अंदर भाई विटामिन सी की मात्रा रहती है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुका है कि विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किसके अंदर पाई जाती है, पशुओं के अंदर, तो बकरी के दूध में रहती है भाई। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुका है, आपके भी एग्जाम में बन सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध में क्वथनांक बिंदु क्या रहता है भाई, दूध का क्वथनांक बिंदु क्या रहता है, बताओ, राइट आंसर बताओ। 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है भाई, 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दूध का क्वथनांक बिंदु कितना रहता है, 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है दूध का क्वथनांक। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सामान्यतः दूध का पीएच मान कितना रहता है भाई, दूध का पीएच मान कितना रहता है, बताओ, जल्दी से देख के बताओ। 7 से कम रहता है क्या, या 7 से बराबर, 7.9 से अधिक, या 8 के बराबर? दूध का पीएच कितना रहता है भाई, अभी हमने बात की थी परफेक्ट दूध का मान लगभग 7 से कम रहता है, मतलब कितना रहता है 6.4 से 6.6, ये दूध का परफेक्ट मान है। और इसी प्रकार से एक ही आंकड़ा पूछ ले तो 6.7 पूछ लेना तो दूध का पीएच मान, ये भी कई बार क्वेश्चंस बन सका है। ये 6.7 जो दूध का पीएच मान, सीधा सा आंकड़ा, और ऐसे आपको दोनों के बीच में अंतर पूछे तो 6.4 से 6.6, और ऐसे पूछ ले कि पीएच मान के अकॉर्डिंग पूछे तो 7 से कम रहता है दूध का पीएच। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, क्वेश्चंस कैसे भी आए आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ जाएंगे। बताओ, जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर बताओ कि घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी का कितना परसेंट मात्रा रहती है भाई। घी के अंदर फैट परसेंट तो रहता है, लेकिन उसके अंदर नमी कितनी परसेंट रहती है वो बताना है। तो 0.4% में क्या रहती है, नमी रहती है, और 99 पॉइंट लगभग 5% कह सकते हैं, मतलब 99 मतलब केवल 0.5% में, 0.5% में कह सकते हैं कि क्या है, केवल स्वीकार्य नमी पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतरीन रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो क्या, बिल्कुल, कि पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा की मात्रा कितनी रहती है। पनीर में शुष्क पदार्थ है, उसके आधार पर न्यूनतम वसा की मात्रा रहती है 50%। कितने परसेंट, 50% रहती है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि गाय में भारतीय संकर नस्ल कौन सी है। भारतीय संकर नस्ल बताओ, गाय की भारतीय संकर नस्ल कौन सी है। कर्ण स्विस है ना, बिल्कुल कर्ण स्विस है। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। कर्ण स्विस और कर्ण फ्रीज, ये दोनों नस्लें हैं जो भारतीय संकर नस्ल है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि भैंस के उद्गम स्थल जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च स्थान माना जाता है, मतलब मुख्यतः सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। भैंस का उद्गम स्थल भी उत्तर प्रदेश है, कौन सी नस्ल हो जाएगी, बताओ राइट आंसर। तराई नस्ल और भदावरी नस्ल, ये दोनों कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की भैंसें हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि बकरी में जखराना नस्ल उद्गम स्थल कौन सा है, जखराना का, बताओ राइट आंसर। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ, राइट आंसर क्या हो रहा है, मेवात की है ना, जखराना, बिल्कुल मेवात। ये अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र में मुख्यतः देखने को मिलती है जखराना नस्ल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा। क्या भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई। अलग अलग पशुओं के सभी के आपको वैज्ञानिक नाम आने चाहिए। इसी प्रकार भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, टोविस नर करके, ये ओविस है, ओविस इसी प्रकार से आपको लिख लेता है, देखो ओविस एरिस, ठीक है, ओविस एरिस है। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे कि पशुओं में सूडो रूमिनेंट होता है भाई। सूडो रूमिनेंट जो पशु है उसके अंदर, किसके अंदर भाई, सूडो रूमिनेंट जो पशु के अंदर जो पेट रहता है, जो आमाशय रहता है, उसके अंदर किसके अंदर पाया जाता है, सूडो रूमिनेंट, आमाशय। बताओ जल्दी से आंसर बताओ। ऊँट के अंदर, ऊँट और लामा रहते हैं, उसके अंदर सूडो रूमिनेंट होता है भाई, ऊँट और लामा, ठीक है। और बाकी बकरी है, भेड़ है और गाय है, इसके अंदर क्या रहेगा, रूमिनेंट, ऊँट के अंदर सूडो रूमिनेंट।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। बताओ राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। यदि ऊँट के अंदर 4 स्थायी कर्तनक दांतों की संख्या होगी तो ऊँट की उम्र क्या रहेगी भाई। 4 स्थायी कर्तनक दांत है तो उसके अंदर उम्र क्या रहेगी भाई, वो भी स्थायी कर्तनक दांत है, ठीक है, ऊँट के अंदर बताया तो 6 वर्ष उम्र हो जाएगी, 6 वर्ष, ठीक है, ऊँट की उम्र क्या रहेगी 6 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बेहतर रहने वाला है कि रोमन नाक भेड़ की किस नस्ल के अंदर मुख्यतः देखने को मिलता है। रोमन नाक मुख्यतः भेड़ की किस नस्ल में देखने को मिलता है। ये चोकला के भेड़ के अंदर देखने को मिलता है, चोकला, जिसे राजस्थान की मेरिनो चोकला को कहा जाता है भाई। चोकला भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, सूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, इसका अन्य नाम सापर भी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बकरी में औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है भाई। बकरी का औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है। 148 से 150 दिन, लगभग 150 के आसपास आ जाए तो बकरी का बता देना, और 145 के आसपास हो जाए तो भेड़ का बता देना। मतलब 150 आपको आसपास रखना, 150 से ज़्यादा है तो बकरी का है, 150 से कम है तो भेड़ का है, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहिवाल गाय की नस्ल जो दूध में जो वसा प्रतिशत कितना रहता है भाई। साहिवाल जो गाय रहती है उसके अंदर, गाय के अंदर दूध का फैट परसेंटेज कितना रहता है। 4.55%, कितना 4.55 रहता है जो साहिवाल गाय के अंदर दूध में फैट परसेंटेज। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि जर्सी में दूध का लैक्टोज का कितना प्रतिशत रहता है भाई। लैक्टोज, जर्सी के दूध में लैक्टोज का कितना परसेंटेज रहता है। लैक्टोज का मतलब दूध, मीठापन कितना है दूध के अंदर, इसी प्रकार से बताएंगे जर्सी के अंदर। बताओ राइट आंसर बताओ। तो 0.4 से 9.3 मतलब 93%, 0.4 से 93% लगभग ये जर्सी के अंदर लैक्टोज का परसेंटेज रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि हर्ड, किस प्रकार का हर्ड के समूह को क्या कहा जाता है। भेड़ में जो समूह रहता है, भेड़ का समूह को क्या कहा जाता है। हर्ड कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है, क्लाउडर कहा जाता है या ट्रिप कहा जाता है। बताओ जल्दी से। भेड़ को तो क्या कहा जाएगा, भेड़ के समूह को तो फ्लॉक कहा जाता है। हर्ड रहता है गाय और भैंस के समूह को हर्ड कहा जाता है। ट्रिप कहा जाता है बकरी के समूह को कहा जाता है। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन कि गौ पशुओं में सामान्यतः तापक्रम कितना रहता है भाई। गायों के अंदर सामान्यतः सेंटीग्रेड में आपको तापमान बताना भाई। बताओ जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर होगा 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल 38 से 39 डिग्री, मतलब इसका सेकंड राइट है। 38 से 39 डिग्री या 38.5 परफेक्ट आ जाए तो 38.5 बता देना सेंटीग्रेड जो गाय के अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला। बताओ जल्दी से। गायों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या रहती है भाई। श्वसन गति प्रति मिनट कितनी रहती है। बताओ जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से देख के बताओ। इसमें 15 से 20 बता रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बताएंगे, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर बता दूं तो 16 से 18। 16 से 18 आ जाए ना, श्वसन गति रहती है भैंस के अंदर, ये परफेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये किताब 12th या 11th की जो NCERT किताब रहती है उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से 16 से 18 बता देना है श्वसन गति। और गाय के अंदर कितनी रहती है, 20 से 25 रहती है, 20 से 25 रहती है प्रति मिनट श्वसन दर। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। और भेड़ और बकरी के अंदर रहती है 12 से 20 प्रति मिनट श्वसन दर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि मीठे दही में अम्लता कितना प्रतिशत पाई जाती है भाई। मीठे दही में अम्लता कितने परसेंट में पाई जाती है। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। 0.70%, कितना 0.70% में दही में अम्लता पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, राइट आंसर बताएंगे कि भैंस में नस्लों में भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। जो मांस वाली जो भेड़ रहती है उसके अंदर गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की रहती है। वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 1-2 दिन या 5 दिन के आसपास का फर्क रहता है। बताओ जल्दी से देख के बताओ। 144 से 147 के मध्य रहता है भेड़ में, जो मांस वाली जो भेड़ें रहती है उसका गर्भकाल। ये क्वेश्चन बन चुका था एक बार एग्जाम में, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन क्लास के अंदर देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते भाई। भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं।
केरा बीफ हो जाएगा ना, बिल्कुल। बीफ तो गाय के मांस को कहते हैं। वेनिसोन किसके कहा जाता है? वेनिसोन, ये तो हिरण के मांस को कहा जाता है वेनिसोन। और मटन किसे कहा जाता है? मटन भेड़ के मांस को कहते हैं। किसके मांस को कहते हैं? भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। इसी प्रकार के आपको केरा बीफ और एक प्रकार से रहते हैं बीफ, ठीक है। बीफ गाय के मांस को और केरा बीफ भैंस के मांस को। और बफन आ जाए, बफन वो भी भैंस के मांस को कहा जाता है बफन, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में बकरी की सबसे बड़ी वो मैजेस्टिक बकरी किसे कहा जाता है भाई? मैजेस्टिक बकरी या बड़ी बकरी के नाम से भारत के अंदर सबसे कौन सी प्रमुख बकरी पाई जाती है भाई? जमुना परी, परियों की परी जमुना परी, जो यमुना, सेतर, आगरा, मथुरा के आसपास पाई जाती है, जिससे घड़ी के पेंडुलम की तरह कान होते हैं और पीछे की तरफ जो पैरों रहते हैं उसके ऊपर घने बाल रहते हैं, जिसे फिदड़ कहा जाता है, ठीक है। ये सभी विशेषताएं आपको जमुना परी के बारे में ध्यान में रखना, क्योंकि बकरियों में सबसे प्रमुख बकरी मानी जाती है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। बताओ इसका राइट आंसर बताओ। नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल कहाँ का है भाई? नीली रावी कहाँ की है? ये फिजरोलपुर पंजाब की है भाई, नीली रावी। सतलज नदी के पानी नीला होने के कारण इनका नाम भी नीली रावी पड़ा, ठीक है। और फिजरोलपुर पंजाब के आसपास इसका उद्गम स्थल है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि गायों में भार ज्ञात करने का सूत्र क्या कहलाता है भाई? गायों के अंदर भार ज्ञात करने का सूत्र क्या कहलाता है? बताओ, राइट आंसर बताओ। अग्रवाल सूत्र हो जाएगा, बिल्कुल। सेपर सूत्र नहीं है, यादव सूत्र नहीं है, अग्रवाल सूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, अग्रवाल सूत्र, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो देखो 2-3 बार क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीएच मान, जो मीठे दूध का पीएच मान कितना रहता है भाई? 6.4 से 6.6, ये रह जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि दूध में लैक्टोज का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहती है भाई? दूध के अंदर लैक्टोज के अंदर ग्रेविटी की मात्रा कितनी रहती है भाई? बताओ, राइट आंसर बताओ। 1.666 रहती है, 1.666, 1.666 रहती है इसके अंदर ग्रेविटी की मात्रा, ठीक है, लैक्टोज के अंदर दूध में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई कि गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है भाई? गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? भद्रवाक हो जाएगा ना, बिल्कुल भद्रवाक ही होगा। ये जम्मू कश्मीर में आसपास, गद्दी सेतर, हिमाचल प्रदेश के आसपास ये भेड़ पाई जाती है और इसके अंदर भी ऊन की मात्रा अच्छी खासी रहती है, ठीक है। पहाड़ों पर ये भेड़ वगैरह, गद्दी वगैरह पाई जाती है, इसे भद्रवाक इनका अन्य नाम रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। एंथ्रेक्स किस प्रकार की बीमारी है? एंथ्रेक्स किस प्रकार की बीमारी है? ये जीवाणुजनित बीमारी। किस प्रकार की? जीवाणुजनित। बैसिलिस एंथ्रेसिस नामक रोग कारक रहता है इसका, बैसिलिस एंथ्रेसिस इसका रोग कारक रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, जबरदस्त क्वेश्चन कि गाय के दूध को उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग लेते हैं? देखो हमने पहले भी बात की थी, दूध को उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन देते हैं, जो इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कारण गाय भैंस के अंदर जो दूध रहता है उसके बाद वो गाय दूध देने शुरू हो जाती है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन मतलब इंजेक्शन देते ही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि बकरी की जगराना नस्ल दूध देने के लिए कितने दिन का समय रहता है, मतलब कितने दिन तक दूध दे देती है भाई? तो 180 से 200 दिन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 180 से 200 दिन तक जखराना जो नस्ल है, जो ये अपने मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर में पाई जाती है, ठीक है, पूर्वी इलाके में, राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतरीन रहेगा, वो शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि बारबरी नस्ल का यौन जो उम्र रहती है कितनी रहती है भाई? यौन उम्र रहती है वो बारबरी नस्ल की कितनी रहती है? 9 से 10 माह, ठीक है, 9 से 10 माह यौन उम्र कितनी रहती है भाई? 9 से 10 माह। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन कि बारवाक नस्ल मानी जाती है भाई। बारवाक नस्ल किसकी मानी जाती है भाई? बताओ, राइट आंसर बताओ। इनमें से कौन सी नस्ल जो बारवाक है? तो नागौरी नस्ल बारवाक है, बाकी राठी, साहिवाल और गिर, ये तीनों ही क्या है? दुधारू नस्लें, जो दूध देने में मुख्यतः है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ये देखो क्वेश्चंस भी आ गया, हमने पहले सूत्र भी लिखा था। जो भी बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे हैं उनके लिए देखो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, बहुत ही किफ़ायती क्लास है ये एग्ज़ाम के अंतिम समय में। तो वयस्क गाय के स्थायी दंत सूत्र कितना रहता है भाई?
मतलब क्या इसका सूत्र रहता है स्थायी दंत सूत्र का, बताओ। वयस्क गाय के अंदर बताना है। वैसे गाय क्या, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी ये चारों के अंदर आ जाए तो स्थायी दांत यही रहेंगे, ठीक है। गाय के अंदर भी ये बताना है, भैंस के अंदर भी ये बताना है और भेड़ और बकरी के अंदर भी ये बता देना। तो IC, PM और M, ठीक है। इंसीजर कितना रहता है 0 4, ठीक है। फिर कैनल क्या रहता है 0 0 और PM मतलब प्री मोलर कितना रहता है 3 3 और फिर मोलर कितना रहता है 3 3, ठीक है। तो इसी प्रकार से स्थायी दंत सूत्र कितना रहता है 32 दांत रहते हैं इसके अंदर, तो ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अस्थायी दांतों की संख्या 20 रहती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही शानदार, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा भाई। बताओ जल्दी से देख के बताओ कि वसा में मात्रा जो भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा भैंस के किस नस्ल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बदावरी हो जाएगी। अभी हमने पहले डिस्कस की थी कितना परसेंट रहता है बदावरी का, 12 से 14% में फैट परसेंटेज रहता है बदावरी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। अब आराम से देखो ध्यानपूर्वक, क्या बताया जा रहा है कि भैंस की कौन सी नस्ल जो सही नहीं है, इनमें से कौन सी जो भैंस की नस्ल नहीं है भाई। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग पशु दे रखे होते हैं, उसमें से कौन सी नस्ल किससे पशु की है या कौन सी पशु किस नस्ल की नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राठी। बिल्कुल, राजस्थान की कामधेनु जिसे राठी कहा जाता है, ये एक गाय की नस्ल है। बाकी सुरती है, नीली रावी और मुर्रा, ये तीनों क्या है, एक प्रकार की भैंस की नस्ल है। बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि हंसियाकार सिंह भैंस के किस नस्ल के अंदर देखने को मिलते हैं। सुरती के अंदर सिक्कल सेल बोल लो, हंसियाकार कह दो, या मतलब दरातीनुमा आकार के सिंह रहते हैं। तो इसी प्रकार से सुरती के अंदर देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है कि भारतीय बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है भाई। बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है, कौन सी नस्ल है, तो जमुनापरी। कौन सी, जमुनापरी, जो बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है। अच्छा क्वेश्चंस था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताओ जल्दी से बताओ। बखदूम, मथुरा, फतेह, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बखदूम, मथुरा, फतेह, उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना। बिल्कुल। और भेड़ का तो हमने बता दिया कि अविका नगर टोंक है, जिसे CSWRI बोलते हैं। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ठीक है। मालपुरा अविका नगर टोंक जो राजस्थान के अंदर स्थित है। और इसका बकरी का है भाई उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश बता देना, और स्थान आ जाए तो मखदूम बता देना। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस बीमारी के पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। कौन सी बीमारी जिनका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, बताओ जल्दी से देख के बताओ। एंथ्रेक्स बीमारी। कौन सी बीमारी हो जाएगी भाई, एंथ्रेक्स बीमारी हो जाएगी जिसके पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा कि दूध में स्ट्रिप जो टेस्ट रहता है जिसकी बीमारी का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। बताओ जल्दी से देख के बताओ। मेस्टाइटिस बीमारी रहती है जिसके थनैला रोग होता है, जीवाणुजनित बीमारी है जिसके अंदर स्ट्रिप टेस्ट का पता लगाए जाने के लिए इस बीमारी का अपन प्रयोग में लेते हैं भाई, स्ट्रिप टेस्ट के लिए दूध का, ठीक है। मेस्टाइटिस बीमारी, थनैला जो रोग रहता है ना, उसके अंदर इस बीमारी का अन्य नाम रहता है भाई मेस्टाइटिस। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आगे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है भाई, तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग रहता है पीला, ठीक है। कैरोटीन के कारण रहता है कैरोटीन। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा भाई कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बताओ जल्दी से देख के बताओ। ये करनाल हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हरियाणा के अंदर है, जिसे NDRI बोलते हैं, NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और NDDB पूछ ले तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मतलब NDDB, जो आनंद गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, आनंद गुजरात के अंदर। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला, जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। बताओ जल्दी से देख के बताओ कि दूध में उपस्थित वसा का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं भाई। दूध में उपस्थित वसा का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, बताओ जल्दी से देख के बताओ। गर्बर विधि। कौन सी विधि, गर्बर विधि। दूध के अंदर वसा की मात्रा ज्ञात करनी है तो गर्बर तो नहीं करनी भाई, गर्बर तो किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बताओ जल्दी से देखें, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोट दूध में उपस्थित वसा और SNF कितना रहता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई।
एक दो बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और आपके भी एग्जाम में बन चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप हल्के में न लेना, सीख के चले जाना, एग्जाम के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। तो 3% तो रहता है फैट परसेंटेज और SNF की मात्रा कितनी रहती है 8%। ठीक है, तो इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा कि बेड में समागम की क्रिया क्या कहलाती है। भाई बेड में समागम की क्रिया क्या कहलाती है, बताओ जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, समागम की क्रिया कहलाती है टपिंग। ठीक है, टपिंग। सर्विंग किसके अंदर रहती है, गाय के अंदर, भैंस के अंदर भी सर्विंग रहती है, बकरी के अंदर भी सर्विंग रहती है और मुर्गी के अंदर भी सर्विंग रहती है। गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी के अंदर कवरिंग रहती है भाई घोड़ी के अंदर और कपलिंग रहती है सूरी के अंदर। ये सभी ध्यान में रखना है समागम की क्रिया। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, जबरदस्त क्वेश्चन। अविकालीन नस्ल किसकी है भाई, अविकालीन किसकी नस्ल है, बताओ जल्दी से देख के बताओ। भेड़ की है, किसकी है, भेड़ की नस्ल है जो मालपुरा क्रॉस मेरिनो, मतलब मालपुरा क्रॉस मेरिनो से ये नस्ल जो उत्पन्न हुई है अविकालीन नस्ल। और अविवस्त्र किससे प्राप्त हुई है, सोकला क्रॉस मेरिनो। ठीक है, सोकला क्रॉस मेरिनो से प्राप्त हुए अविवस्त्र। ठीक है, अविकालीन और अविवस्त्र ये दोनों भारतीय जो संकर नस्ल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। भाई इंसुलिन की मात्रा जो पशु के अंदर दूध में मिलती है, देखने को मिलती है भाई, इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है ऊँटनी के दूध में। किसके दूध में, ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा देखने को मिलती है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई। रट या मस्त, ठीक है, मर्त नहीं है, मस्त है। रट या मस्त की अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है, तो ऊँट के अंदर देखने को मिल जाएगी। रट या मस्त की अवस्था ऊँट में देखने को मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, जबरदस्त क्वेश्चन कि पशु में गलघोटू बीमारी मुख्यतः प्रमुख देखने को मिलती है। गलघोटू बीमारी किसके अंदर देखने को मिलती है, बताओ जल्दी से। विषाणुजनित हो जाएगा ना, बिल्कुल विषाणुजनित बीमारी हो जाएगी पशु के अंदर। गलघोटू बीमारी जीवाणुजनित बीमारी होगी। गलघोटू किस प्रकार की बीमारी है, जीवाणुजनित बीमारी है। पार्सुरेला मल्टोसिडा होता है, इसका रोग कारक रहता है, जो जीवाणुजनित बीमारी है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई कि दुग्ध बुखार जो मुख्यतः किसकी बीमारी, भाई दुग्ध बुखार किसके कारण फैलती है, ये किसका कारण है, ये जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या उपापचयी। ये एक प्रकार की उपापचयी मेटाबॉलिक बीमारी है भाई। ठीक है, दुग्ध बुखार जिसके कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है और सामान्य तापमान से मतलब कम हो जाता है, सामान्य से कम हो जाना तापमान, जिसके कारण दुग्ध बुखार हो जाता है, उपापचयी बीमारी। ठीक है, मेटाबॉलिक जिसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुओं में FMD बीमारी का कारण है भाई। FMD किसका कारण है मुख्यतः, बताओ जल्दी से देख के बताओ। FMD विषाणुजनित है, बिल्कुल विषाणुजनित बीमारी FMD, फूड एंड माउथ डिसीज जिसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा भाई, बताओ जल्दी से देख के बताओ। अच्छा क्वेश्चन है कि हीपर को क्या कहा जाता है भाई। हीपर की परिभाषा क्या है कि पहले प्रसव का पहला युवा मादा मवेशी, पहले प्रसव का पहला मादा युवा मवेशी रहता है, मतलब बछड़ी रहती है, बछड़ी जैसे गाय के अंदर जो बछड़ी रहती है या भैंस के अंदर बोल दे तो इसे पाड़ी बोल देंगे, तो वो इसे कहा जाएगा हीपर। ठीक है, पहले प्रसव का पहला युवा मादा मवेशी जिसे कहा जाएगा हीपर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। बकरी में विदेशी नस्ल किसकी है, विदेशी नस्ल कौन सी है बकरी के अंदर, बताओ जल्दी से देख के बताओ। टॉगनबर्ग, ये टॉगन घाटी स्विट्जरलैंड की बकरी है जो विदेश के अंदर। ठीक है, विदेशी बकरी। बाकी जमुनापरी देख लो, बीटल देख लो, सिरोही देख लो, ये क्या है, ये भारतीय बकरियाँ हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि गर्बर टेस्ट का उपयोग के लिए अपन क्या काम में लेते हैं। गर्बर टेस्ट, अभी गर्बर टेस्ट या गर्बर विधि के रूप में अपने अभी पहले क्वेश्चन कर रखा है, बताओ राइट आंसर। तो तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे कि दूध में वसा प्रतिशत का मतलब वसा प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए गर्बर विधि को प्रयोग में लिया जाता है। किसको प्रयोग में लेते हैं, गर्बर विधि को प्रयोग में लेते हैं। तो वसा के अंदर कभी गर्बर नहीं करना है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, बताओ जल्दी से कि नवीनतम पशु गणना के अकॉर्डिंग अनुसार भारत में सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई। बकरी में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, बिल्कुल बकरी में राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान है।
और कुल कितने मिलियन में है, तो 20.84 मिलियन में कुल बकरी है भाई, 20.84 मिलियन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई। बताओ जल्दी से देख के बताओ, कोई नहीं, चलो बताओ जल्दी से देख के कि मेमने में पूंछ को हटाने को क्या कहा जाता है भाई। मेमना रहता है, उसके अंदर पूंछ को हटाने को क्या कहा जाता है भाई, डॉकिंग। क्या कहा जाएगा, डॉकिंग कहा जाता है। मेमने में पूंछ को हटाना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई। खुरपका मुंहपका रोग क्या है भाई, ये एक प्रकार की विषाणु जनित बीमारी है जिसे एफएमडी कहते हैं, या संसर्जक जिसे कहा जाएगा भाई। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई। बताओ जल्दी से कि भारत में पाई जाने वाली ऊँट की जो कुबड़ युक्त एरेबिक प्रजाति सामान्यतः कहाँ पर पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, सामान्यतः क्या कहा जाता है, जो एरेबिक प्रजाति पाई जाती है ऊँट की जो कुबड़ युक्त प्रजाति है एरेबिक। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली ऊँट की कुबड़ युक्त एरेबिक प्रजाति सामान्यतः कहाँ पर पाई जाती है, क्या कहा जाता है, मतलब इसे कहा जाएंगे, ठीक है। तो ड्रोमेडरी हो जाएगी ना, ड्रोमेडरी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ड्रोमेडरी। कुबड़ युक्त पूछा है तो कुबड़ युक्त तो कौन है, मतलब जो जिनका कुबड़ रहता है भाई, तो इसी प्रकार से बता देंगे भाई। और वो भी भारतीय पूछा है तो भारत के हिसाब से कुबड़ युक्त कैमेलस ड्रोमोडोरियस है, तो ड्रोमेडरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बैक्टीरियंस होता तो कैमेलस बैक्टीरियंस है, वो 2 कुबड़ वाला है, लेकिन वो भारतीय नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा। बताओ जल्दी से राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भारत के किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता भाई, बताओ जल्दी से देख के बताओ। आज बहुत लंबी क्लास रही है भाई, आज बहुत लंबी क्लास रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा गला भी दर्द कर रहा है, लेकिन आपके लिए भाई लास्ट में हमने सोचा कि भाई आज मैराथन क्लास डाल दें, ताकि बच्चे भी खुश हो जाए, हम भी उनको जितना मैटर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दे दें, ताकि एग्ज़ाम के अंदर कहीं से भी क्वेश्चंस बने तो उनका गलत मतलब क्वेश्चंस आंसर गलत नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन को राइट कर पाए। इसी के लिए हमने क्लास लगाई, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी की आज मैराथन क्लास थी। बाकी जीके की तो बहुत क्लासें ले चुके हैं, आज हमने इसकी अच्छी क्लास ली, ठीक है। तब इसका राइट आंसर बताओ, विरेचक के रूप में अपन क्या प्रयोग में लेते हैं भाई, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें दोनों आंसर राइट होंगे, क्योंकि अरंडी का तेल भी एक विरेचक है और मैग्नीशियम सल्फेट भी बहुत ही ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही ए और बी दोनों सही है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट को भी विरेचक के रूप में लेते हैं और अरंडी का तेल ये भी विरेचक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है कि भेड़ की नस्ल जो राजस्थान की मेरिनो कहलाती है, राजस्थान की मेरिनो सोकला भेड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सोकला भेड़ को कहा जाता है, राजस्थान की मेरिनो सोकला भेड़ को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई कि तांबे के रंग शरीर के किस भाग की नस्ल मुख्यतः विशेषता भाई, तांबे जैसा रंग, बदावरी, बिल्कुल बदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि हंसियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है, हंसियाकार सिंह, सिकल सेल नुमा या दराती आकार के सिंह मुख्यतः किस भैंस की विशेषता है, तो सुरती हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरती। तो आज की क्लास देखो यहीं समाप्त हुई। हमने 30-30 के हिसाब से आपके सेट बना रखे, तो इसी प्रकार से 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के माध्यम से आज की क्लास ये लास्ट रहने वाली थी। अब आपका पेपर सॉल्यूशन जितना भी हो सके उतना पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे और अच्छे से आपको जितना भी पढ़ाया, आपको जितना भी हम कोशिश कर सके आपके लिए ज़रूर की। और कैसा आपको हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ने को लगा, आप एक बार चैनल पर एक बार मैसेज करके ज़रूर बताना कि सर जी आपके यूट्यूब से हम बहुत कुछ अच्छा सीखे और एग्ज़ाम देकर आओ। उसके बाद भी हमारे से जुड़े रहना और इसी प्रकार से मेहनत करते रहना। भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबका एग्ज़ाम के अंदर चयन हो, आप सभी वेटरनरी डॉक्टर्स बन के आए और हमारी यही कामना रहेगी। तो तमाम सभी भाभी डॉक्टर्स के लिए एक बार
हम पुनः कहना चाहेंगे कि आप बेहतरीन एग्ज़ाम दें, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें। और भी क्लास हुई या और भी कोई नोटिफिकेशन हुआ तो आपको ज़रूर हेल्पफुल सुविधा करेंगे, तो उनको भी आप ज़रूर देखना, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी कोई हेल्पफुल ऐसी हम कोई जानकारी दे पाए, तो आपके मतलब वो एग्ज़ाम के अंदर वो एग्ज़ाम को लेकर रिलेटेड जानकारी हुई तो आपको ज़रूर एक वीडियो बनाकर ऐसे समझा देंगे कि एग्ज़ाम के अंदर क्या किस प्रकार से पेपर करना है, या किस प्रकार से आपको इसी प्रकार से पेपर को मेंटेन कर आपको मतलब अच्छे से पेपर को सॉल्यूशन करना है इसी के माध्यम से, या एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार की क्या जानकारी रहने वाली है, क्या कुछ लेकर जाना है, ये भी जानकारी ज़रूर देंगे। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हकीकत में उनको कहना चाहेंगे दिल से सैल्यूट है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सपना ज़रूर सफल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।